हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1414। तो ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी तुगलक डायनेस्टी ने डोमिनेट किया। तो खिलजी डायनेस्टी में जो लास्ट किंग थे नसीरुद्दीन शाह खुसरू, इन्हें तुगलक जो है वो मार देते हैं और फिर तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी हैं उनमें सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो तुगलक डायनेस्टी का है। तो तुगलक डायनेस्टी रूल करती है लॉन्गेस्ट टाइम के लिए दिल्ली सल्तनत में। और सबसे पहले आते हैं घियासुद्दीन तुगलक, जो कि 5 वर्षों के लिए रूल करते हैं 1320 से 1325। इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो घियासुद्दीन तुगलक ही फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। और ये घियासुद्दीन तुगलक जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के जनरल होते हैं। तो घियासुद्दीन तुगलक वाज द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और इन्होंने ही दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना करी थी। तुगलकाबाद सिटी जो बनवाई थी वो घियासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी दिल्ली में। और ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने कैनल्स पे बहुत फोकस किया था। सो ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू बिल्ड कैनल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था घियासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये बेटे होते हैं घियासुद्दीन तुगलक के और इनका कार्यकाल लगभग 25 वर्ष का है, 1325 से 1351। घियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है कि ये बहुत ही लर्नड रूलर थे दिल्ली के। ही वॉज द मोस्ट लर्नड रूलर ऑफ दिल्ली, बहुत पढ़े लिखे रूलर थे। तो इन्हें बहुत ज्ञान था रिलीजन में, फ़िलासफ़ी में। ही वॉज डीपली रीड इन रिलीजन एंड फ़िलासफ़ी। इनका जो माइंड था वो बहुत ही क्रिटिकल और ओपन माइंड था, नैरो माइंड नहीं था इनका। सो ही हैड अ क्रिटिकल एंड ओपन माइंड। ये मुस्लिम मिस्टिक्स, मुस्लिम डिवाइंस, मुस्लिम संत्स और हिंदू योगीज़ और जैन संत जैसे कि जीना प्रभु सूरी, सभी लोगों के साथ में ये कन्वर्स किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक सेक्ट के साथ में ये कन्वर्स कर रहे हैं, ये मुस्लिम, हिंदू और जैन संत सभी के साथ में कन्वर्स किया करते थे। तो ये दिखाता है कि इनका माइंड जो है ओपन था सभी रिलीजन्स के लिए। मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज थी इन्हें। ही वॉज वेल वर्स्ड इन मैथ, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। इन्होंने बहुत सारे बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। और एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत ही कीन इंटरेस्ट शो करा। सो ही अंडरटुक बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड शोड कीन इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा इन्होंने जो अपने गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट करे थे वो मेरिट बेस पर करे थे। जैसी बंदे की काबिलियत उसके हिसाब से इन्होंने गवर्नमेंट में हाई ऑफिसेस में अपॉइंटमेंट करे थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर पीपल बिलोंग टू नोबल फैमिलीज और नॉट। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई बंदा नोबल फैमिली से है या नहीं है, इन्हें बस मेरिट चाहिए थी। मेरिट के बेसिस पर ये गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट किया करते थे। और हिंदूज़ और कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो थे नोबिलिटी में, उनको भी इंक्लूड किया जाता था इन गवर्नमेंट पोस्ट में। तो ये दिखाता है कि इनका माइंड जो है वो कन्फाइंड नहीं था, नैरो माइंड नहीं था, ओपन माइंड था इनका। मेरिट बेस पर ये जो है अपॉइंटमेंट करते थे ऑफिस में। तो अब इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला तो हम यही बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट, और इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल भी हुए थे। तो वो रीजंस भी देखेंगे हम क्यों इनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट, यानी कि हाई ऑफिसेस में और जो गवर्नमेंट की हाई पोस्ट हैं उनमें इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। तो ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया है कि गवर्नमेंट में जो ये अपॉइंटमेंट करते थे ये मेरिट बेस पर करते थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू नोबल फैमिलीज़ और नॉट, या वो नोबल फैमिली से कोई बंदा बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपॉइंटमेंट केवल मेरिट बेस पर होगा। और हिंदू और जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे नोबिलिटी में, उन्हें भी ये इंक्लूड किया करते थे। अगर वो स्किल्ड है, मेरिट में है, तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, चाहे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करे या ना करे। वो हिंदू है या कन्वर्टेड मुस्लिम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हर कास्ट से
इन्होंने लोगों को इंक्लूड करा, जैसे कि इनकी हाई ऑफिसेज में बार्बर्स भी थे, कुक्स भी थे, वाइन मेकर्स भी थे, एट्सेट्रा। तो हर कास्ट से इन्होंने लोगों को गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट करा। और इसी के लिए जो हिस्टोरियन बरानी है वो इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं और इन्हें बोलते हैं कि ये तो गार्डनर, बार्बर और कुक हैं। सो ड्यू टू दिस बरानी क्रिटिसाइज्ड हिम एंड कॉल्ड हिम गार्डनर, बार्बर एंड कुक। तो बरानी मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट कर लिए थे बार्बर, कुक्स, वाइन मेकर्स, इस तरीके से। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो नोबिलिटी है उसमें बहुत ही डाइवर्जेंट सेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। हिंदू भी देखने को मिल रहे हैं, मुस्लिम्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरिट बेस पर रिक्रूट करा है। और बार्बर, कुक्स, वाइन मेकर्स, इस तरीके के लोग भी देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही एक डाइवर्जेंट सेक्शन बन जाता है। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि इन लोगों के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। इन डाइवर्जेंट सेक्शंस के बीच में कोई भी सेंस ऑफ कोहेजन डेवलप नहीं हो पाती है, और ये लोग जो हैं सुल्तान की तरफ लॉयल भी नहीं रह पाते हैं। तो ये इस वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो जाता है कि गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट जो करते हैं ये मेरिट बेसिस पर, तो वो फेल हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि जब ये डाइवर्जेंट सेक्शंस को इंक्लूड कर लेते हैं तो उनके बीच में कोई भी कोहेजन डेवलप नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, और ये लोग सुल्तान की तरफ लॉयल नहीं हो पाते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट इस तरीके से फेल हो जाता है। दूसरा जो इनका एक्सपेरिमेंट था, रिसेप्शन ऑफ हिज फादर घियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर क्या होता है कि घियासुद्दीन तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक के फादर हैं, वो दिल्ली रिटर्न कर रहे होते हैं अपनी सक्सेसफुल बंगाल कैंपेन के बाद में। तो बंगाल से वापस आ रहे होते हैं, तो उनके भव्य स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक एक लकड़ी की पैवेलियन बनवाते हैं, जहाँ पर घियासुद्दीन तुगलक को एक रिसेप्शन देने की तैयारी होती है। तो जब इस वुडन पैवेलियन या वुडन प्लेटफॉर्म के पास में जो कैप्चर्ड एलिफेंट हैं, वॉर में जो एलिफेंट्स को कैप्चर किया गया था, उन्हें जब वहाँ से परेड कराया जाता है, तो ये जो वुडन का पैवेलियन है, स्ट्रक्चर है, ये कोलैप्स कर जाता है और घियासुद्दीन तुगलक की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इसकी वजह से जो बहुत सारे र्यूमर्स फैल जाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर को मरवाने के लिए प्लान करा था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये एक श्राप है, कर्स है सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का, जिन्हें रूलर ने थ्रेट किया था कि वो उन्हें पनिश करेंगे। तो निज़ामुद्दीन औलिया को थ्रेट किया गया था पनिशमेंट के लिए। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने एक कर्स दिया था। तो ये दो र्यूमर्स फैले जाते हैं। तो ये जो रिसेप्शन का प्रोग्राम था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो ये भी फेल हो जाता है। तो पहले हमने देखा अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट, ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। फिर उनके फादर को जो रिसेप्शन देना चाह रहे थे वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, तो वो भी फेल हो गया। तीसरा इनका जो एक्सपेरिमेंट था इनका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। तो इन्होंने क्या करा, अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करा दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी या देवगिर या दौलताबाद, कुछ भी आप कहिए। तो दिल्ली से देवगिर इन्होंने जो है अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करा, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। और किस वजह से करा? जिससे कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जो है कंट्रोल बेटर हो सके। तो ये इनका पर्पस था कि मैं दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को ट्रांसफ़र करके साउथ इंडिया पे बेटर कंट्रोल कर सकूँ। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑर्डर दिए कि जो भी ऑफिसर्स हैं, सूफ़ी संस हैं, वो दिल्ली से दौलताबाद, देवगिर जो है वो शिफ्ट कर जाएं। और उन लोगों को ग्रांट्स दी गई, उन लोगों के अरेंजमेंट किए गए दौलताबाद में स्टे करने के लिए। लेकिन जो बाकी की बची हुई पॉपुलेशन थी दिल्ली में, उन्हें शिफ्ट करने का कोई भी अटैम्प्ट नहीं करा गया, उन्हें शिफ्ट करने का कोई भी प्लान नहीं करा गया। तो दिल्ली से दौलताबाद ऑफिसर्स को, सूफ़ी संत को तो शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें जो है ग्रांट्स दी जा रही हैं, उनके अरेंजमेंट करे जा रहे हैं दौलताबाद में, लेकिन बाकी की पॉपुलेशन के लिए कोई अटैम्प्ट नहीं किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद के बीच में एक रोड भी बनवाई थी, और इन रोड्स पर रेस्ट हाउसेस भी बनवाए थे, जिससे कि जो ट्रैवलर्स हैं वो वहाँ पर रेस्ट कर सकें। बट ये जो दूरी थी दिल्ली से दौलताबाद की, ये 1500 किलोमीटर की दूरी थी।
और इस दूरी को ट्रेवल करने के लिए ये बहुत ही रिगरस जर्नी थी। बहुत सारे लोग इस जर्नी के बीच में ही मर जाते हैं, क्योंकि ये जो जर्नी थी ये गर्मी के समय में शुरू हुई थी, ये समर सीज़न में शुरू हुई थी, और बहुत ही गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग बीच में ही मर जाते हैं, और जो लोग वहाँ पर पहुँचते भी हैं दौलताबाद, वो जो हैं बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा लोगों के मन में, लोगों के बीच में डिसकंटेंट था इस शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि लोग जो है दिल्ली में बहुत समय से रह रहे थे, जनरेशन से रह रहे थे, और उन लोगों को दिल्ली अपना एक घर की तरह ही लगता था। तो वो शिफ्ट करने में रजिस्ट कर रहे थे, डिसकंटेंट था लोगों के बीच में। आप जहाँ बहुत समय से रहते हैं तो आप वहीं पर रहना चाहते हैं। तो इस वजह से हुआ क्या, कुछ समय के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को छोड़ दिया, और उसने ये फाउंड किया कि जैसे कि साउथ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता दिल्ली से, तो दौलताबाद से भी दिल्ली पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो दौलताबाद इसने शिफ्ट करी थी कि साउथ पे कंट्रोल हो सके बेटर, लेकिन इसे बाद में समझ में आया कि जिस तरीके से मैं दिल्ली से साउथ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसी तरीके से मैं दौलताबाद से नॉर्थ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अब अबेंडन कर दिया, दौलताबाद को अबेंडन कर दिया। तो ये देखिए ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल भी इसका फेल हो गया। और कारण क्या रहे इसके फेल होने के, कि अब दौलताबाद पहुंचने के बाद में, देवगिर पहुंचने के बाद में दिल्ली को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया अब। और इस जर्नी में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और लोगों के बीच में डिसकंटेंट होता है दिल्ली से देवगिर शिफ्ट करने के लिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट्स की कुछ सक्सेस भी थी, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, ये इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस जो हैं वो इम्प्रूव हुई। तो नॉर्थ और साउथ जो है वो क्लोज आ गए, और बहुत सारे जो डिवाइंस थे, जो नोबल्स थे, जो संत थे, जो दिल्ली से दौलताबाद आए थे, अब वो दौलताबाद में सेटल्ड हो गए, देवगिर में सेटल्ड हो गए। तो अब इनके सेटल होने से क्या हुआ, जो टर्क्स के आइडियाज़ थे, जो टर्क्स का कल्चर था, जो रिलीजन था उनका, जो सोशल आइडिया था, वो अब साउथ में स्प्रेड होने लगा। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया था। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का कुछ सक्सेस भी था, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ये एक्सपेरिमेंट भी इनका फेल हो जाता है। इनका चौथा एक्सपेरिमेंट था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब ये टोकन करेंसी भी इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये भी फेल हो जाता है। देखिए 14th सेंचुरी में जो जिस मेजर पोर्शन में तुगलक वंश ने रूल करा, वहाँ उस समय क्या हुआ, जो सिल्वर की थी, सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी वर्ल्ड में। तो अब सिल्वर की जगह कुछ और आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शॉर्टेज हो रही है वर्ल्ड में। तो चाइना के एक कुबलई खान थे, उन्होंने इनसे पहले ही एक्सपेरिमेंट कर रखा था टोकन करेंसी पर, और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा था। इसके अलावा एक मंगोल रूलर थे गजन खान, इन्होंने भी टोकन करेंसी पर एक्सपेरिमेंट कर रखा था। तो इनकी सोर्स लेके कुबैली खान ने जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था टोकन करेंसी से, और मंगोल रूलर ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे, इनके सक्सेस को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का स्टेप लिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, ब्रॉन्ज कॉइन को इशू करा, और इस ब्रॉन्ज कॉइन की जो वैल्यू थी वो सिल्वर टनका के बराबर थी। ठीक है, तो टोकन करेंसी में इन्होंने ब्रॉन्ज कॉइन इशू करा, और उसकी वैल्यू जो है वो सिल्वर टन का जो है उसके बराबर रखी गई। तो ये जो टोकन करेंसी का आइडिया इंडिया में था, ये बिल्कुल एकदम नया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहली बार जो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी गई इंडिया में, वो 14th सेंचुरी में थी, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी, क्योंकि सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, लोगों ने ये जो नए कॉइन्स थे, टोकन करेंसी थी, ब्रॉन्ज कॉइन थे, इनको फोर्ज करना स्टार्ट कर दिया था। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये जो टोकन करेंसी है, ब्रॉन्ज कॉइन्स हैं, इनकी वैल्यू जो है मार्केट में अब वो गिरने लग गई थी, अब ये डीवैल्यूड हो गए थे। तो फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक को ये डिसीजन लेना पड़ा था कि टोकन करेंसी को अब वो विड्रॉ करे। विड्रॉ करने के बाद में उन्होंने जो ब्रॉन्ज कॉइन्स थे
उनको एक्सचेंज किया और सिल्वर कॉइन्स को वापस किया। तो ब्रॉन्ज कॉइन्स को अब सिल्वर कॉइन से एक्सचेंज करना शुरू करा उन्होंने, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उनकी रॉयल ट्रेजरी थी वो अब खाली हो गई थी, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन अब मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर आ गया था। तो ये फेलियर हुआ क्यों? ये फेलियर हुआ क्योंकि लोगों ने फॉर्जरी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर करेंसी इशूड। मोहम्मद बिन तुगलक का करेंसी पर कंट्रोल नहीं था। देखिए, करेंसी पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए तो फॉर्जिंग हुई। अगर करेंसी पे कंट्रोल होता, बेटर कंट्रोल होता कि फॉर्जिंग ना हो पाए, ऐसे कुछ प्रावधान लाए जाते तो फॉर्जिंग नहीं होती। तो फेलियर हुआ फॉर्जरी की वजह से। और फॉर्जरी क्यों हुई? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कंट्रोल नहीं था करेंसी के ऊपर जो उसने इशू करी थी। और इसकी डिसएडवांटेज क्या हुई? जब उसने इन टोकन करेंसी को सिल्वर कॉइन से फिर वापस एक्सचेंज करा तो उसकी जो रॉयल ट्रेजरी थी, खजाना था, वो एम्प्टी हो गया था। और इसने इंट्रोड्यूस क्यों करे थे? क्योंकि सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी 14th सेंचुरी में। और इसे जो है इंस्पिरेशन मिली थी चाइना और ईरान से, जो हमने देखा था चाइना में सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और मंगोल रूलर ने, ईरान के जो मंगोल रूलर थे, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर रखा था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हैं जो इनके फेल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो बहुत ही हैस्टी डिसीजन थे, यानी कि समथिंग डन विच इज़ टू क्विकली। बहुत जल्दी इन्होंने डिसीजंस लिए बिना सोचे समझे, और इम्पेशेंट डिसीजंस थे मोहम्मद बिन तुगलक के। इसीलिए इन्हें कहा जाता है वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट फूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे लर्नेड स्कॉलर थे ये, बहुत ही लर्नेड स्कॉलर थे, हमने शुरू में देखा था। तो इसीलिए इन्हें वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। इसके बाद में हैवी टैक्स के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने हैवी टैक्स इम्पोज किए। देखिए, स्टेट का जो शेयर था वो हाफ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और वो आर्बिट्रली फिक्स किया जाता था। एक्चुअल प्रोड्यूस के बेसिस पर वो फिक्स नहीं किया जाता था। और जो प्राइसेस थे वो आर्टिफिशियली फिक्स करे गए थे फॉर कन्वर्टिंग प्रोड्यूस इनटू मनी। ये भी आर्टिफिशियली फिक्स कर दिए गए थे, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था यहाँ पे इन्हें फिक्स करने का। तो ये सब क्यों किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। क्योंकि आपने देखा पीछे टोकन करेंसी कैसे फेल हुई, वहाँ पे उसकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई, अब उस पर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं। तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को ओवर करने के लिए ये जो प्राइसेस थे फॉर कन्वर्टिंग प्रोड्यूस इनटू मनी, ये आर्टिफिशियली फिक्स कर दिए गए। तो हैवी टैक्स आया। और इसी समय पर क्या हुआ, एक फेमाइन अकर करती है और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस फेमाइन के बाद में जो पीजेंट्स हैं गंगा दोआब में, वो रिबेल कर देते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही हार्श मेज़र लेता है, उन्हें पनिश करता है। इसके बाद में कुछ समय के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक एक स्कीम चलाता है जिससे कि कल्टीवेशन को एक्सटेंड किया जाए, और इस स्कीम में ये तकव्वी लोन्स देता है, यानी कि कल्टीवेशन करने के लिए लोन दिया जाता है फार्मर्स को। और इस लोन की हेल्प से फार्मर सीड्स खरीद सकते हैं, कुएं खोद सकते हैं, और कल्टीवेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो एफर्ट्स थे ये फेमाइन के बहुत समय बाद आए, और इस फेमाइन की वजह से बहुत लोग मर भी चुके थे। तो ये जो इसका एक्सपेरिमेंट था तकव्वी लोन्स का, ये फेमाइन के बहुत समय के बाद आया जब बहुत सारे लोग मर चुके थे। तो ये एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है कि ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके बाद में इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया एग्रीकल्चर के लिए, जिसे कहा गया दीवान आमिर कोही। इस डिपार्टमेंट का जो उद्देश्य था कि कल्टीवेशन को एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, और कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया जाए। तो कल्टीवेशन को एक्सटेंड और इम्प्रूव करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया दीवान आमिर कोही। तो इसमें जो एरिया जो है डिवाइड किया गया कुछ ब्लॉक्स में, डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, और इन डेवलपमेंट ब्लॉक्स को कुछ ऑफिशियल्स हेड किया करते थे। और इन ऑफिशियल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कल्टीवेशन को एक्सटेंड करवाया जाए, और जो कल्टीवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, उन्हें लोन दिए जाएं, और उनको समझाया जाए कि वो सुपीरियर क्रॉप्स को ग्रो करें, और क्रॉप्स भी अल्टरनेट ग्रो करें, क्रॉप को रोटेट करें। यानी कि क्रॉप रोटेशन यहाँ पे समझाया गया।
सुपीरियर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए समझाया गया फार्मर्स को, और लोन्स ग्रांट किए गए कल्टीवेटर्स को। तो ये सब काम थे इन ऑफिशियल्स के। इसके लिए दीवान आमिर को ही बनाया गया। ये स्कीम भी फेल कर गई क्योंकि जो ऑफिशियल्स चूज़ करे गए थे वो इनएक्सपीरियंस थे और डिसऑनेस्ट थे, और इन्होंने ये जो पैसा था इन्होंने अपने पर्सनल इस्तेमाल में इस पैसे को लगा लिया। सो द स्कीम फेल्ड बिकॉज मैन चोजन फॉर द पर्पज प्रूव टू बी इनएक्सपीरियंस एंड डिसऑनेस्ट एंड मिस एप्रोप्रिएटेड द मनी फॉर देयर ओन यूज़। अब बहुत सारा पैसा जो लोन में एडवांस दे दिया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए वो रिकवर नहीं हो पाया, और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। और इसके बाद में फ़िरोज तुगलक जो हैं वो टेक ओवर करते हैं और इन सारे लोन्स को जो है वो माफ़ कर देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था हिंदू के सेलिब्रेशन में, जैसे कि स्पेशली होली। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूं जो है वो कोट करते हैं कि फाइनली सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम पीपल एंड पीपल फ्रॉम सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान लोगों से फ्री हो गया और लोग भी सुल्तान से फ्री हो गए, क्योंकि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। और इन्होंने जो है सिटी जहाँपना दिल्ली में ये फाउंड करी थी। तो एक बार हम देखते हैं, गियासुद्दीन तुगलक ने तो तुगलकाबाद करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपना फाउंड करी थी। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के, जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के, और पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने कैनल्स पे बहुत फोकस किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत ही लर्नेड रूलर था दिल्ली का, और इसने एक्सपेरिमेंट्स करे थे जिसमें दिल्ली को देवगिर या दौलताबाद ट्रांसफ़र करा था इसने, जो फेल हो गया था। इसके बाद में पहली बार टोकन करेंसी 14वीं सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, और ये टोकन करेंसी फेल हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई कंट्रोल नहीं था इस करेंसी के ऊपर। एक सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया दीवान आमिर को ही। इसमें क्रॉप रोटेशन की बात करी गई, सुपीरियर क्रॉप्स ग्रो करने की बात करी गई। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने हिंदू के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि होली। और बदायूं कोट करते हैं कि फाइनली सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम द पीपल एंड पीपल फ्रॉम सुल्तान। और इन्होंने जहाँपना बनवाया था दिल्ली में, सिटी थी जहाँपना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इब्न तूता के बारे में, और फ़िरोज़ शाह तुगलक का कार्यकाल हम देखेंगे, और उसके बाद में तिमूर इन्वेज़न हम देखेंगे। थैंक यू।